नमस्कार, खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे पहली जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। सभ्यता से क्या अर्थ है? सभ्यता का अर्थ है जब मनुष्य ने एक अपनी आपसी बातचीत, बोलचाल, भाषा को विकसित कर लिया था, परिवार के रूप में रहना शुरू कर दिया था, फसलें उगाना और धातु का प्रयोग करना सीख लिया था। अब आ जाता है कि भारत की जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी उसका नाम इंडस वैली क्यों रखा गया था? क्यों रखा गया? क्योंकि इस सिविलाइजेशन के जो सबसे पहले जो स्थल अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो इंडस रिवर के किनारे ही मिले थे। अब आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट साइट खोजी गई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा। तो इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि इंडस वैली पीरियड वॉज, ये कब किस समय जीवित थी, किस समय पनप रही थी? कब पनप रही थी? ये 200, 500 टू 750 BC। तो ये भी आप याद करोगे। नेक्स्ट है कि जो हड़प्पा साइट है उसकी खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। और इसकी खोज कब की गई? 1921 में। इसके अलावा हड़प्पा के अलावा जो महत्वपूर्ण साइट्स थी वो कौन सी थी? मोहनजोदड़ो, जिसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। और इसकी खोज कब की गई थी? 1922 में। इसके अलावा रोपड़ साइट है, वो कहां पर है? पंजाब। और उसके जो खोजकर्ता थे वो थे वाईडी शर्मा। राजस्थान की जो कालीबंगा साइट है, ये काली रंग की कांच की चूड़ियों के लिए फेमस था, इसलिए इस साइट का नाम ही कालीबंगा रखा गया। और इसके खोजकर्ता थे बीबी लाल। हरियाणा में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट पाई गई है, खोजी गई है, वो कौन सी है? बनवाली। और इसके खोजकर्ता थे RS बिष्ट। तो ये आप याद करोगे। इसके अलावा अब आ जाता है कि एक्सटेंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कहां पर फैली हुई थी और किन प्रांतों में, किन स्टेट में ये पाई गई है? पहला आ जाता है चहूजोदड़ो और मोहनजोदड़ो। ये जो इंडस वैली साइट्स है ये कहां पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान। नेक्स्ट रोपड़, हड़प्पा, संगोल, ये जो सिंधु स्थल है ये कहां पर है? पंजाब, वो भी पाकिस्तान अधिकृत पंजाब। यानी क्वेश्चन आ जाए कि जो रोपड़ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है, ये कहां पर है? कहां पर है? पंजाब है, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत। नेक्स्ट है बनावली, मीठातल, ये दो महत्वपूर्ण साइट्स कहां पर है? हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू। आ जाए कि भारत के सबसे उत्तर, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में कौन सी इंडस सिविलाइजेशन साइट पाई गई है? मांडा। लोथल रंगपुर कहां पर है? गुजरात। इसके अलावा एक और याद करोगे आप, धौलागिरी, लोथल, रंगपुर, धौलागिरी साइट्स कहां पर है? गुजरात। आलमगीरपुर, जिसको वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता है, यह साइट कहां पाई गई है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनकी एक विशेषता यह भी है, वो किसी न किसी नदी किनारे बसे हुए थे। तो वो कई बार स्थान पूछे जाते हैं कि कौन से स्थान, कौन से स्टेट में, किस राज्य में है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो साइट, जो स्थल पाए गए हैं वो किस नदी किनारे बसे हुए थे। पहला देखिए, मोहनजोदड़ो कौन से नदी किनारे? सिंधु नदी। हड़प्पा स्थल रावी नदी। रोपड़ सतलुज नदी। कालीबंगा घग्गर नदी। मांडा चेनाब नदी। लोथल भोगवा नदी।
नेक्स्ट, अब आ जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उनकी जो नगर प्लानिंग थी, जो उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो किस प्रकार थी, उनकी नगर योजना किस प्रकार थी। आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन, एक शहरी सभ्यता थी। और ये किस लिए फेमस थी? अपनी टाउन प्लानिंग। उनके जो शहर बने हुए थे, उनके जो घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों के थे। पानी की निकासी यानी वाटर ड्रेनिंग के लिए चौड़ी चौड़ी नालियां बनाई गई थी जिनको कवर भी किया गया था। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया था जो आपस में समकोण पर काटती थी। और इस व्यवस्था को क्या कहते थे? ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पद्धति। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन की जो रोड्स बने हुए थे वो किस सिस्टम पर आधारित थे? ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। अब देखिए, नगरों और सड़कों को विधिवत पक्की ईंटों से बने होते थे और पानी की निकासी के लिए चौड़ी नालियां बनाई हुई थी। इसके अलावा द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरी वर देयर इन मोहनजोदाड़ो। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की शहर के अलावा जो मुख्य विशेषता क्या थी कि मोहनजोदड़ो जो साइट थी उसमें ग्रेट बाथ और ग्रीनरी पाई गई है। ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग विशेष धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा एक सामूहिक रूप से प्रयोग करते थे। और ग्रेनरी जिसमें वो अपना अनाजों को स्टोर करते थे। अब आ जाता है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदड़ो का अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, उसका निक नेम कौन सा है? मोंड ऑफ डेड। क्योंकि यहाँ पर जो खुदाई की गई थी तो इसमें बहुत सारे नर कंकाल पाए गए थे, तो इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब देखिए, इंडस सिविलाइजेशन के लोगों का आर्थिक जीवन, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? कृषि। वो कृषि पर निर्भर थे और उनकी जो प्रमुख फसलें थी, मेन क्रॉप्स, वो कौन सी थी? जौ एंड गेहूं, बार्ले एंड वीट। यानी उनका मुख्य खाए जाने वाली फसलें कौन सी थी? जौ और गेहूं। इसके अलावा विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का जो श्रेय जाता है वो हड़प्पा वासियों का। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जो कपास के उगाने के जो एविडेंस खोजे गए वो कहां पर खोजे गए? हड़प्पा। और इस हड़प्पा संस्कृति में ही। और इसका सबूत क्या है? इसका एविडेंस का क्या है? मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े, यानी जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान इतिहासकारों को सूती कपड़ा का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, जिससे पता लगता है कि विश्व में सबसे पहले कॉटन कपास को उगाने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है। अब आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः तांबा, टीन और कांस्य धातु से बने होते थे। इससे पहले मनुष्य जो है स्टोन एज में था तो वो पत्थरों के बने हुए औजारों का ही प्रयोग करते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही सबसे पहले धातु के बने हुए औजारों का प्रयोग किया गया। इसलिए इसको ब्रोंज एज, कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। ये सर्वाधिक जो प्रयोग करते थे कांस्य धातु का, लेकिन अभी तक लोहा धातु के बारे में ये नहीं जानते थे। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अभी तक लोहे का प्रयोग करना नहीं सीखे थे। इसके अलावा
इंडस सिविलाइजेशन के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे और पशुपालन के साथ साथ उनके व्यापार, उद्योग और व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। ठीक है, अब आ जाता है कि उनका जो व्यापार था, उनका जो वो ट्रेड सर्वाधिक किस में करते थे? वो करते थे वस्त्र निर्माण, क्लॉथ प्रोडक्शन वर देयर मेन इंडस्ट्री। आ जाए कि उनका प्रमुख उद्योग क्या था? जो मेसोपोटामिया मिस्र में वो वस्तुओं का विनिमय करते थे, उस समय उनका जो मेन ट्रेड था, मेन जो इंडस्ट्री थी, वो कौन सी थी? क्लॉथ प्रोडक्शन। अब आ जाता है कि उनका व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। देयर ट्रेड वॉज बेस्ड ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं, यानी उस समय मुद्रा का, करेंसी का इतना प्रचलन नहीं था। वहां पर एक वस्तु को देकर ही दूसरी वस्तु ली या खरीदी जाती थी। आर्थिक जीवन के बाद उनकी सोशल लाइफ देखिए। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ था, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का जो समाज था वो उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर 4 भागों में डिवाइड था। उसमें था स्कॉलर, वॉरियर, बिजनेस क्लास एंड वर्कर क्लास। ठीक है, इसके अलावा उनके एंटरटेनमेंट का साधन क्या था? जुआ खेलना, शिकार करना, गाना बजाना आदि लोगों के मनोरंजन के साधन थे, यानी वो खेलों में भी रुचि रखते थे, इसके साथ साथ वो शिकार भी करते थे। अब आता है उनका धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य धर्म मुख्यतः मातृ देवी पर आधारित था। मदर गॉडेस को वो जो है, मदर गॉडेस वॉज मोस्ट वर्शिप्ड। वो मातृ देवी की पूजा में बिलीव करते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता विश्व में स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वो हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। इसके अलावा बेल को पशुपतिनाथ, उनके प्रमुख जो देवता थे पशुपतिनाथ थे, और पशुपतिनाथ भगवान के जो पवित्र पशु वाहन थे वो कौन थे? बेल। और पाख्ता, डव को पवित्र पक्षी माना जाता था। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक आकृति बेल की बनाई जाती थी, यानी जो हम इंडस सिविलाइजेशन में जो हमें अधिकतर जो सील्स प्राप्त हुई हैं उन पे किस एनिमल के सबसे ज्यादा आकृति बनी हुई है? बेल। अब आता है इनकी स्क्रिप्ट, लेखन कला, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग लिखना सीख गए थे, लेकिन उनकी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? क्योंकि ये पिक्टोग्राफी पर आधारित है, चित्रात्मक है। चित्रात्मक यानी इस पर इनकी लिपि जो है चित्रों से बनी हुई है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और जो ये चित्र मिले हैं वो मिले हैं 205 से लेकर 400, लेकिन अभी तक किसी इतिहासकार ने, किसी विद्वान ने इसको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की है। अब आता है डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? अब इतिहासकारों में इसके अलग अलग मत हैं। ठीक है, यह सभ्यता लगभग 1000 साल रही। ठीक है, और जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस समय वर्ल्ड में कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी? इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और चाइनीज। क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के समय विश्व की अन्य
सभ्यताएं कौन कौन सी थी या समकालीन थी उस टाइम पीरियड में थी, वो थी इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और चाइनीज। अब आ जाता है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हो गया, कैसे हो गया। इतिहासकारों की अलग अलग राय है, जिसमें से है कि या तो सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी, या नदियों ने अपना पानी, जलमार्ग जो है वो परिवर्तन, यानी नदियां सूख गई हों, क्योंकि ये सभी जो स्थल मिले हैं वो किसी न किसी नदी किनारे हैं, तो नदियां सूख गई या नदियों ने अपने रास्ते चेंज कर लिए, जहां से जो है सूखा पड़ने से इस सभ्यता का अंत हो गया। और जो सबसे ज्यादा जिस पर इतिहासकार एक मत है वो है अटैक बाय आर्यंस, आर्यों के आक्रमण के बाद इस सभ्यता का अंत हो गया। या फिर हो सकता है कि अर्थक्वेक्स और क्लाइमेट चेंज होने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पोज कर दिया ना, हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगी।